नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनिदेव से संबंधित आज विशेष चर्चा लेकर। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत प्रत्येक लग्न के जातकों के लिए शनिदेव की वो विशेष विशिष्ट स्थिति, जब शनिदेव अकेले आपकी जन्म कुंडली में ऐसे राजयोग का निर्माण करते हैं जिस राजयोग के प्रभाव से जातक को उसके जीवन काल में हर तरह का सुख प्राप्त हो जाए। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं शनिदेव काल पुरुष का दुख है, काल पुरुष का विषाद है। अगर बात सुख की जाए तो जब हम शुक्र की चर्चा करते हैं तो ज्यादा कुछ विचारणीय नहीं रहता, क्योंकि काल पुरुष का ऐश्वर्य और सुख ही शुक्र है। लेकिन बात यदि शनिदेव की आती है तो ये जरूर ध्यान में आता है कि भाई शनिदेव अगर सुख देंगे तो वो सुख भी किस तरह का होगा, क्योंकि आपको पता है कि शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक है। अगर किसी भाव में बैठ करके वो अच्छा प्रभाव दे रहे हों तो कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि कुछ बुरा प्रभाव भी उत्पन्न कर रही होगी। आज चर्चा शनिदेव से संबंधित है। आप जिस लग्न के भी हों, हाँ, ये बात तय जानिए कि हर लग्न में शनिदेव हर भाव में श्रेष्ठ फल नहीं करेंगे। शनिदेव की अपनी स्थिति है जिस पर हमारी चर्चा अनवरत होती रहती है। जब केंद्र से इनका संबंध बनता है किसी भी प्रकार से, केंद्र के ये चारों घरों में से किसी में भी होते हैं तो ये जातक के प्रत्येक कार्य को विलंबित कर देते हैं। शनिदेव की दृष्टि कहीं से भी लग्न पर पड़ जाए, यानी जन्म कुंडली की एकादश में बैठकर के भी शनिदेव लग्न पर जब दृष्टि डाल देते हैं तो जातक के जीवन काल में जातक के प्रत्येक कार्य विलंबित होने लगते हैं। लेकिन मैं तो सदैव एक ही बात कहा करता हूं, होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं, जब शनिदेव चाहते हैं तब होगा। आइए जान लें वो विशिष्ट स्थितियां कौन कौन सी हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप मेष लग्न के हैं तो मेष लग्न में शनिदेव की वो अति विशिष्ट स्थिति नवम भाव में बनती है। यदि शनिदेव नवम भाव में हो तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों, कैसे, आइए जानिए। शनिदेव आपके लिए लाभेश और कर्मेश होते हैं। चूंकि इस लग्न के वो कारक ग्रह नहीं होते, छठे से छठा होने के चलते और लग्नेश के शत्रु होने के कारण शनिदेव इस लग्न के अकारक ग्रह हैं। परंतु भाग्य भाव में धनु राशि में देव गुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव अत्यंत श्रेष्ठ फल उत्पन्न करेंगे। उनकी तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर होगी, जो लाभ उत्पन्न कराने वाली सातवीं दृष्टि तृतीय भाव की, जहां के वो कारक हैं, जातक को पुरुषार्थी बनाएंगे। और साथ ही साथ दसवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर होगी, जहां जातक को रोग, रिपु और ऋण से वो मुक्ति दिलाएंगे। अब देखिए, मैंने पहले ही कहा, इस बात को भूलना नहीं, नजरअंदाज नहीं आप कर सकते हैं कि शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक है। तो जन्म कुंडली के लाभ भाव से बड़े भाई का विचार, बड़े भाई बहनों का विचार, तृतीय से छोटे भाई बहनों का विचार और षष्ठ से मामा इत्यादि का विचार होता है। तो सीधी सी बात है कि इन भावों पर जब दृष्टि पड़ेगी और बात रिश्ते की आएगी तो वहां पर तो विच्छेद ही होगा। लेकिन बात यदि आपके राजयोग की चल रही है, आपके सुख की चल रही है, तो मेष लग्न के लिए शनिदेव का नवम भावगत होना अत्यंत श्रेष्ठ है। बात यदि वृषभ की करें तो वृषभ में यही शनिदेव यदि कुंडली के षष्ठ में जाकर के बैठ जाएं तो अत्यंत श्रेष्ठ फल उत्पन्न करेंगे। अब जरा गौर करिए, वृषभ के जातकों के लिए शनिदेव कर्मेश और साथ ही साथ नौमेश होते हैं। अब सीधी सी बात है कि नौमेश जाकर के जब जन्म कुंडली के षष्ठ में बैठ जाए तो सीधी सी बात है भाग्य का सुख थोड़ा कम मिलने लगेगा। प्रिय दर्शकों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा। वृषभ लग्न के जातक मूलतः उनका जो व्यक्तित्व होता है, मूलतः, अब ग्रहों के प्रभाव से कई बार आपके व्यक्तित्व में अंतर आ जाए तो अलग बात है, पुरुषार्थी होते हैं। शनिदेव षष्ठ के कारक होकर के षष्ठ में बैठ करके जातक को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करेंगे और फलतः उच्च राशि में बैठा भाग्येश
अगर उच्च राशि में है, षष्ठ में कारक होकर के बैठा है, तो भाग्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। और एक और बात बता दूं कि वृषभ और तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव कहीं भी हों, वो श्रेष्ठ फल प्रदान करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। सो षष्ठ में उच्च के शनिदेव जातक को कार्यक्षेत्र में भी विशेष सफल बनाएंगे। ऐसे जातक के जीवन काल में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आयु भाव पर होगी, जो कि बहुत अच्छी है। 12वें पर कोर्ट कचहरी परेशानी से मुक्ति, और तृतीय षष्ठ भाव अत्यंत श्रेष्ठ। तो वहीं मिथुन लग्न के जातकों के लिए यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं, तीसरे भाव में, तो तीसरे के शनि यानी सिंह राशि में शनि सर्वाधिक श्रेष्ठ होंगे, और यहां से शनिदेव का सबसे अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। देखा जाए तो इस लग्न के जातकों के लिए शनिदेव अष्टमेश होते हैं, और अष्टमेश होने के चलते ये बाकी के किसी भावों में बैठें तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे। परेशानी तो यहां भी वो थोड़ी सी उत्पन्न करेंगे, संतान में विलंब की स्थिति लाएंगे, लेकिन फिर भी तीसरे के शनिदेव कारक होंगे, उनकी उच्च दृष्टि पड़ेगी पंचम पर, फलतः जातक को संतति सुख अवश्य मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर और शनिदेव की मित्र दृष्टि व्यय भाव पर होने से रोग, रिपु, ऋण, परेशानी, कोर्ट कचहरी, हर तरह से शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे। फलतः मिथुन के लिए तीसरे का सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ है। अब यहां एक बात जरूर ध्यान रखिए कि मैं अब तीसरे के सूर्य की चर्चा कर रहा हूं सिंह राशि में, तो सूर्य के साथ शनिदेव की स्थिति को जरूर देख लीजिएगा। अगर तात्कालिक शत्रुता में भी होंगे तब भी प्रभाव अच्छा आएगा, लेकिन मित्रता में होंगे तो प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ आएगा। कर्क के जातकों के लिए शनिदेव को, वैसे मैं बता दूं पहले ही कि कर्क और सिंह के लिए शनिदेव का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं आता, पर चतुर्थ में जन्म कुंडली के हों तो ये अच्छा है। अब यहां ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली के चतुर्थ में शनिदेव का होना भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां तो लाएगा ही लाएगा। माता के सुख में कमी लाएगा, जातक को स्वदेश से दूर जाने के लिए बाध्य करेगा। परंतु शनिदेव का यहां पर उच्च होकर के बैठना और साथ ही साथ सुखेश बनकर के उच्च राशि में, सप्तमेश बनकर के और अष्टमेश बनकर के जाकर के चतुर्थ में बैठना, ऐसा जातक यदि जन्म स्थान से दूर चला जाए, विदेश चला जाए, तो वहां पर जाकर के भूमि, भवन, वाहन, हर सुख तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ वो अपने स्वदेश में भी ये संपदाएं बड़ी मात्रा में खड़ी कर लेगा। यानी आप ये संपदा केवल बाहर ही नहीं खरीदेंगे, वरन स्वदेश में भी खरीद लेंगे। अब शनिदेव की दृष्टि की बात करूं तो षष्ठ पर इनकी दृष्टि ठीक है, दसम पर भी दृष्टि ठीक है, दसम के कारक हैं। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी दसवीं, वो आपके कार्य में थोड़ा विलंब तो जरूर ही उत्पन्न करेंगे, लेकिन चतुर्थ की स्थिति शनिदेव की आपके लिए ठीक है। वहीं सिंह के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो शनिदेव की जो सबसे अच्छी स्थिति दिखाई पड़ती है वो है आपके षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव के शनि आपके लिए कहीं ना कहीं हर तरह से सहयोगी बनेंगे और आपको फायदा देंगे। अब गौर करिए कि षष्ठ में यदि शनिदेव हैं तो ये दाम्पत्य को तो थोड़ी क्षति पहुंचाएंगे, क्योंकि षष्ठ सप्तमेश भी हैं। तो ज्योतिष का एक रूल कहता है कि जब यदि कोई ग्रह अपनी ही किसी दूसरी राशि में हो तो अपने जिस राशि में हो तो उसकी दूसरी राशि को विशेष बल मिलता है। तो षष्ठ में होंगे तो सप्तम को बल जाएगा। और साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि की बात करूं तो वह अच्छी है ही। मैं पहले कहा हूं कि सिंह और कर्क इन दोनों के लिए शनिदेव का विशेष श्रेष्ठ प्रभाव नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी शनिदेव यदि षष्ठ में हैं तो आपके लिए शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। अब एक और चीज समझिए, ये आपके व्यक्तित्व से भी बहुत ज्यादा मैच करता है। सिंह के जातकों की बात करूं तो आमतौर पर आपकी वाणी, सबसे पहले तो आपकी वाणी को ही ले लें। कई बार आप चाहते नहीं हैं, मैं पूर्व में भी बताया हूं कि सिंह के जातक मूलतः नेकदिल स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनकी वाणी कई बार ऐसी निकल जाती है कि सामने वाला उनको आपको अपना शत्रु मान लेता है। उस अवस्था में शनिदेव का षष्ठ में होना आपको आपके शत्रुओं पर सदैव भारी बनाए रखेंगे। और कन्या के लिए शनिदेव नवम में रहेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फल उत्पन्न करेंगे। वृषभ राशि में, मित्र राशि में शनिदेव यहां बैठ करके पंचम पति और षष्ठ पति बन करके और यहां से आपके जीवन काल में हर तरह के सुखों को वो उत्पन्न कराएंगे। देखा जाए तो लाभ पर तृतीय और षष्ठ पर उनकी दृष्टि होगी। रोग, रिपु, ऋण से आपको मुक्ति दिलाने वाले होंगे। भाग्य का साथ आपको आपके जीवन काल में मिलता रहेगा। गौर करिए तो कन्या के जातक मूलतः मैनेजमेंट विचारधारा वाले, मैनेजमेंट प्रवृत्ति वाले होते हैं, और भाग्य भाव के शनिदेव आपको जब जब भाग्य की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव को भाग्य भाव में अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है, तो भाग्य भाव में बैठ करके अत्यंत श्रेष्ठ फल दिलाने वाले बनेंगे। प्रिय दर्शकों, अब यहां पर 6 राशियों की जब चर्चा हो गई तो एक बात आपको बता देता हूं कि ये शनिदेव की जो मैंने चर्चाएं की अति विशिष्ट राजयोग की, ये अति विशिष्ट राजयोग और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा यदि इन्हीं भावों में बैठे शनिदेव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए। यदि देवगुरु बृहस्पति
इन्हीं स्थितियों में शनिदेव को देख लें तो ऐसे योग को ही अति विशिष्ट और राजयोग कहेंगे। तुला के जातकों के लिए भी शनिदेव की नवम भावस्थ स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यहां पर वैसे तो शनिदेव किसी भी भाव में हो अच्छा प्रभाव देते हैं, पर नवम के शनिदेव बाध्य रहेंगे चतुर्थ पति बनकर के और पंचम पति बनकर के नवम में इनका सबसे बढ़िया प्रभाव देखने को मिलेगा। इनकी दृष्टि की बात ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। वृश्चिक के जातकों के लिए शनिदेव का जो प्रभाव है वो दशम में है। दशम में यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो वो बहुत अच्छा फल देंगे निसंदेह। ऐसा नहीं है कि थोड़ी डिले नहीं होगी, देरी नहीं होगी, लेकिन यहां बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी जो कि अच्छी है। दशम चतुर्थ पर पड़ेगी जो कि भू भवन वाहन उन्हीं का घर है, सुख देंगे। और सप्तम पर भी मित्र दृष्टि होने से आपके लिए बहुत हद तक ठीक ही होगा। निसंदेह दाम्पत्य में थोड़ी मतभेद और परेशानी, विवाह विलंबित होगा, लेकिन फिर भी शनिदेव का दशम में होना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ। और बात धनु की करें तो धनु के जातकों के लिए शनिदेव एकादश में सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले विशिष्ट राजयोग उत्पन्न करने वाले बनते हैं। ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी बनकर के शनिदेव यहाँ महाधन योग का निर्माण करेंगे अपनी उच्च राशि में। यहाँ से उनकी दृष्टि लग्न पर होने से चीजें आपके जीवन काल में थोड़ी विलंबित अवश्य होंगी, लेकिन शनिदेव का यहाँ होना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ शनिदेव बैठकर के अपनी नीच दृष्टि संतान पर डालेंगे, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं। अष्टम पर भी उनकी दृष्टि आयु वर्धक सिद्ध होगी, यानी एकादश में अति विशिष्ट योग उत्पन्न करेंगे। बात मकर की यदि करें तो मकर के लिए शनिदेव दशम में, दशम के शनि जो कि उच्च राशि में होंगे आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न करेंगे। पहले तो शश महापुरुष योग, लग्नेश होकर के लग्नेश का दशम से संबंध ज्योतिष शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वहीं दशमेश द्वितीयेश बनकर के दशम से संबंध, चाहे गरीब परिवार में भी ऐसा जातक जन्म ले, महाधनवान बनता है। तो ये स्थिति अच्छी है। शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ पर पड़ने से माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होगी। मैं पहले कहा हूं कि रिश्तों में थोड़ी दिक्कत उत्पन्न करेंगे, सप्तम में भी थोड़ी दिक्कत, लेकिन वो चूंकि लग्नेश हैं अतः शनिदेव की दृष्टि का ज्यादा यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दशम के शनि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। बात यदि कुंभ की करें तो कुंभ के लिए भी शनिदेव नवम के ही सर्वश्रेष्ठ फलदायक हैं। देखा जाए तो शनिदेव आपके लिए द्वादशेश जरूर होंगे, पर लग्नेश होकर के भाग्य भाव में उच्च राशि में बैठकर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फल उत्पन्न करेंगे। यहां से शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर, 12वें पर और षष्ठ पर पड़ेगी जो कि हर तरह से आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। और वहीं शनिदेव उच्च राशि में होने के चलते अगर व्ययपति भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। जातक के अगर व्यय होते भी हैं तो वो धर्मादि कृत्यों में ही होने वाले हैं। और चूंकि लग्नेश हैं सो व्ययेश का उनको कोई दोष नहीं, और वो जाकर के यदि भाग्य में बैठे हैं तो जातक को भाग्य का संपूर्ण सुख मिलेगा। और अकेले ये शनि आपको हर तरह से राजयोग प्रदान करके देंगे। और आखिरी राशि यदि मीन की बात करें तो मीन के लिए केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ प्रभाव। अब देखिए यहां ये जरूर ध्यान रखिए कि मान लीजिए शनिदेव लाभ में बैठे हैं तो क्या एकदम अच्छा नहीं देंगे, लेकिन नहीं, शनिदेव यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव में है तो ये अति विशिष्ट योग उत्पन्न करने वाले बनेंगे, आपको हर तरह से फायदा देंगे। निसंदेह शनिदेव की जो दृष्टि है वो धन भाव पर होगी, द्वितीय भाव पर होगी। फलतः जातक के वाणी में थोड़ी कड़वाहट उत्पन्न हो जाए, वो वैसे भी मीन वालों के हो ही जाता है, सत्य बोल देते हैं कई बार। षष्ठ पर और भाग्य पर पिता के सुख में कमी आ सकती है, लेकिन भाग्य की कोई कमी नहीं मिलेगी। जीवन काल में भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अब अंत में पुनः इस सूत्र को एक बार मैं दोहरा देना चाहता हूं कि जन्म कुंडली के ये जिन भावों में मैंने शनिदेव की चर्चा की है, जहां ये अति विशिष्ट राजयोग उत्पन्न कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि ये अकेला शनि जातक को उसके जीवन काल में हर तरह के सुख को देने में सक्षम है। एक ही बात आपको ध्यान में रखना है कि शनिदेव अगर देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट हुए तो समझ लीजिए कि ये अकेले शनि आपको आपके जीवन काल में हर वो सुख आपको प्रदान करेंगे जो कि एक व्यक्ति की कल्पना होती है। वैसे मैं बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे शनि जातक को राजा अथवा राजा के समतुल्य बना देंगे। ये अकेला शनि ही पूरी कुंडली को बलवान बना देगा। आशा करता हूं आपको ये सारे सूत्र भली भांति समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।